दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अभी YouTube चैनल सक्सेस मेनिया में आपका स्वागत करता हूं। आज थोड़ी मेरा गला ख़राब है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें लेक्चर लेना है। देखिए, पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था, पवनें पढ़ी थी, और पवनों के बारे में हमने पढ़ा था। पवनें क्या हैं, किस प्रकार से चलती हैं, कितने प्रकार होते हैं। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है ब्रह्मांड। आज हम शुरू करेंगे ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत अधिक मात्रा में आपके एग्ज़ाम में रहते हैं। तो ज़्यादा वक्त ना ख़राब करते हुए ब्रह्मांड का जो हम पहला पार्ट है आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्रह्मांड, सबसे पहले ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड क्या है, देखिए, जैसे हम लोग हैं, अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें, हम लोग क्या करते हैं, जब तक हमारी अभी गवर्नमेंट नौकरी नहीं है, हम परेशान हैं, हम एक सपने की दुनिया में रहते हैं कि नौकरी लगेगी, ऐसा होगा ऐसा होगा। हम सारे ख्याल अपने बुन लेते हैं, पूरा सीक्वेंस में बुन लेते हैं कि ऐसी नौकरी लगेगी तो फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा हो जाएगा तो फिर ऐसा होगा। तो ऐसे ही ब्रह्मांड के लिए क्या कहा जाता है कि मानव के मन में जब एक क्रमबद्ध इकाई में एक चित्र उभर कर आया, तो उन्होंने उसे ब्रह्मांड की संज्ञा दी। ठीक है, मानव के मन में जब एक क्रमबद्ध इकाई में एक चित्र उभर कर आया कि हाँ ऐसे 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 होगा, तो उसे क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड। क्योंकि ब्रह्मांड किसी ने पूरा तो देखा नहीं है, उसमें क्या है, ये फैक्ट्स हैं, ये हम लोग बहुत से जो खगोल शास्त्री हैं उनके नियम के अनुसार करते हैं। तो मनुष्य के जो मन में जब क्रमबद्ध इकाई के रूप में एक विश्व का चित्र उभरा, तो उसे किसकी संज्ञा दी गई, ब्रह्मांड की। समझ में आई ब्रह्मांड क्या है। अब देखिए, ब्रह्मांड के बारे में जो कुछ खगोल शास्त्री हैं उनके विचार हैं, अलग अलग विचार हैं। देखिए, सबसे पहला जो खगोल शास्त्री था, उसका विचार जो था, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, जियोसेंट्रिक अवधारणा। सबसे पहली अवधारणा क्या है, जियोसेंट्रिक अवधारणा। अब आप कहेंगे जियोसेंट्रिक अवधारणा क्या होती है। सबसे पहला जो हमें पॉइंट पढ़ना है वो क्या है, जियोसेंट्रिक अवधारणा। ये किसने दी थी, ये आपका क्लॉडियस टोल्मी द्वारा दी गई थी, क्लॉडियस टोल्मी ने। अब क्लॉडियस टोल्मी ने क्या कहा, देखिए, क्लॉडियस टोल्मी के द्वारा जो सबसे पहली आपकी धारणा हम पढ़ रहे हैं वो है जियोसेंट्रिक धारणा। इस जियोसेंट्रिक धारणा के बारे में अगर आप देखें तो क्लॉडियस टोल्मी द्वारा जब ये धारणा दी गई, तो इसमें बताया गया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी स्थित है। ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी स्थित है, और ग्रह, नक्षत्र और सूर्य इसके चक्कर लगाते हैं। जितने भी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, सूर्य है, वो सब इसके पृथ्वी का चक्कर लगाता है ब्रह्मांड के अंदर। ठीक है, ब्रह्मांड में क्या है, इन्होंने बताया क्लॉडियस टोल्मी ने कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, और ग्रह नक्षत्र जो हैं वो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सब किसने बताया, क्लॉडियस टोल्मी ने। मैं इसका नाम लिख देता हूँ, कई बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है, क्लॉडियस टोल्मी। तो क्लॉडियस टोल्मी के अनुसार पृथ्वी केंद्र में स्थित है और ग्रह और नक्षत्र इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसी धारणा को क्या कहा जाता है, जियोसेंट्रिक अवधारणा। क्या कहा जाता है, जियोसेंट्रिक अवधारणा। समझ में आई बात। दूसरी चीज, हेलियोसेंट्रिक क्या होता है। पहली बात समझ में आई ना बच्चों आपको। पहला क्या बताया मैंने आपको, जियोसेंट्रिक अवधारणा। ठीक है, सेकंड क्या है आपका, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। अब बात करते हैं हेलियोसेंट्रिक अवधारणा की। तो ये क्या होता है, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा क्या होती है, ये भी आपके मन में सवाल आएगा। देखिए, कोपरनिकस ने, खगोल शास्त्री कोपरनिकस ने क्या बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी ना होकर क्या स्थित है, सूर्य स्थित है, और जितने भी ग्रह हैं और नक्षत्र हैं वो इसके चक्कर लगाते हैं। किसने बताया, कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने आपका क्या बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य स्थित है, और जितने भी ग्रह और नक्षत्र हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो इसी अवधारणा को क्या कहा जाता है, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। किसके द्वारा दी गई थी, कोपरनिकस द्वारा। जो मैं बता रहा हूँ आप इसको नोट कर लेना, ठीक है, और सुनते भी रहें जिससे कि आपको याद रहे। कोपरनिकस द्वारा क्या कहा गया कि ब्रह्मांड के केंद्र में
पृथ्वी ना होकर क्या स्थित है, सूर्य, और जितने भी ग्रह और नक्षत्र हैं वो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये किसने कहा, कोपरनिकस ने। ये देखिए एक बहुत ही जेन्युइन और फैक्चुअल अवधारणा थी, ठीक है। इस अवधारणा ने एक क्रांति ला दी थी हमारे विश्व में। ब्रह्मांड को लेकर एक क्रांतिकारी अवधारणा थी, जिसने क्रांतिकारी अवधारणा को जन्म दिया। वो कौन थे, कोपरनिकस। क्योंकि ये व्याख्या बिल्कुल सटीक है। जैसे आप इसको सौरमंडल में पढ़ेंगे, सौरमंडल में आप क्या पढ़ेंगे कि सूर्य केंद्र में स्थित है और जो ग्रह हैं उन ग्रहों के बारे में आप सौरमंडल में पढ़ेंगे। तो ये एक क्रांतिकारी अवधारणा का जन्म किसने दिया, कोपरनिकस ने, जिन्होंने बताया कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य आपका ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और जितने भी ग्रह और नक्षत्र हैं वो इसके चक्कर लगाते हैं। यह अवधारणा क्या कहलाती है, हेलियोसेंट्रिक। अब आपकी जो तीसरे आप देख रहे हैं वो है बिग बैंग थ्योरी। क्या है, बिग बैंग थ्योरी। क्या है, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी को आप कहते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत। महाविस्फोटक सिद्धांत, ये सिद्धांत किसने दिया, बिग बैंग थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। ये बिग बैंग इंग्लिश में आ जाएगा बिग बैंग थ्योरी, और हिंदी में पूछेगा महाविस्फोटक सिद्धांत जो है वो क्या है, ठीक है। तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत हैं। क्या है ये, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत, कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इस सिद्धांतों के द्वारा हम समझते हैं। सबसे पहला जो है वो है बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोटक सिद्धांत, जो किसने दिया, लेमेंटर ने। किसने दिया, जॉर्ज लेमेंटर, जो कि कहाँ के रहने वाले थे, बेल्जियम के रहने वाले थे। 1896 में, 95 या 1896 ईस्वी में इन्होंने इस थ्योरी के बारे में बताया। और क्या बताया, देखिए महाविस्फोटक सिद्धांत के बारे में इन्होंने बताया, ऐसा कोई ऐसा ज़्यादा डिटेल में सिद्धांत नहीं है। इन्होंने बताया कि 15 अरब वर्ष पूर्व क्या है, हमारी जितना भी ब्रह्मांड है या पूरा विश्व है वो उसकी सारी ऊर्जा एक बिंदु में समाई हुई है। पूरे विश्व की या पूरे ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वो एक बिंदु रूप में समाई हुई थी। जब एक विस्फोट हुआ, एक धमाका हुआ, एक महाविस्फोट हुआ, तो ये ऊर्जा पूरे विश्व में या पूरे ब्रह्मांड में फैल गई, ठीक है। ये ऊर्जा क्या हुआ, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में फैल गई, और इसी को क्या कहा जाता है, महाविस्फोटी सिद्धांत। हमारे ब्रह्मांड के अंदर, विश्व के अंदर जितनी भी ऊर्जाएं थी वो सब एक बिंदु के रूप में समाई हुई थी। जब एक महाविस्फोट हुआ, एक विस्फोट हुआ, तो ये ऊर्जा जो है बिखर गई, चारों तरफ बिखर गई, और ये बिंदु आपकी बिखर गई। इसी को क्या कहा जाता है, आपका बिग बैंग थ्योरी। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना आपको, बस क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में आता है वो आता है बिग बैंग थ्योरी क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत। किसके द्वारा दी गई, जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा 1895-1896 में दी गई। उसके बाद जो है वैगनर थे, वैगनर ने इस थ्योरी को आगे 1965 और 1966 में और परिभाषित किया, ठीक है। इन्होंने इसकी और आगे व्याख्या की, उसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना। बिग बैंग थ्योरी क्या है आपको समझ में आया होगा। अगली थ्योरी आप देख रहे हैं पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, हिंदी में इसको कहते हैं दोलन सिद्धांत। क्या कहते हैं, दोलन सिद्धांत, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, दोलन सिद्धांत। अब आप कहेंगे दोलन सिद्धांत क्या है, दोलन का सिद्धांत क्या है, पल्स यूनिवर्स थ्योरी क्या है, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी क्या है। तो इसमें भी खगोल शास्त्रियों ने बताया कि जब हमारा विस्फोट होता है, हमारी जो जितनी भी ऊर्जा है वो आपकी क्या है, ब्रह्मांड या विश्व की ऊर्जा है वो फैल रही है। इस विस्फोट के बाद क्या हो रहा है, फैल रही है, और 120 करोड़ वर्षों के अंतराल में ये फैलती रहेगी, और आने वाले 290 करोड़ वर्ष तक ये ऐसे ही फैलती रहेगी। उसके बाद ये सिकुड़ना शुरू हो जाएगी। इस विस्फोट के बाद क्या हुआ, आपका ये पूरा विश्व में जो आपकी फैल गई, ठीक है। तो उनके अनुसार पल्सेटिंग थ्योरी क्या है कि जब विस्फोट हुआ, जब ये ऊर्जा सारे उसमें फैल गई, तो ये अब फैल रही है, 120 करोड़ वर्ष के अंतराल में ये फैलती रहेगी, और आने वाले 290 करोड़ वर्षों के बाद क्या होगा,
ये आपका सिकुड़ना शुरू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सिकुड़ना शुरू हो जाएगी। अभी तो फैल रहा है पूरा विश्व में, अब ये फिर सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। ज़्यादा डिटेल में नहीं, इतना आप याद रखें, यही पल्सेटिंग थ्योरी है। किसने दी ये आपको याद रखना है। तो आप जानते होंगे इनका नाम क्या था? सैंडेज। क्या नाम था? सैंडेज, एंड्रू सैंडेज। ठीक है, एंड्रू सैंडेज द्वारा ये थ्योरी दी गई। आशा करता हूँ समझ में आई होगी। इतनी बात एक बार फिर से देखिए, जियोसेंट्रिक अवधारणा आपको समझ में आई, नहीं आई हो तो आप फिर से वीडियो पॉज करना, फिर से देखना। हेलियोसेंट्रिक हमने पढ़ा, बिग बैंग थ्योरी हमने पढ़ी, और पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी हमने पढ़ी। अब मैं ये सब आपका रब कर देता हूँ। अब आप हेडिंग डालेंगे गैलेक्सी और आकाशगंगा। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लें जल्दी से। चलिए, गैलेक्सी या आकाश गंगा, जिसको आप मिल्की वे भी कहते हैं। मिल्की वे मीन्स दुग्ध मेखला। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे गैलेक्सी, आकाश गंगा। गैलेक्सी या आकाश गंगा क्या है? असंख्य तारों का समूह। गैलेक्सी या आकाश गंगा क्या होती है? मिल्की वे क्या होता है? असंख्य तारों का समूह, जिसमें आपका बहुत अधिक मात्रा में तारे होते हैं। ठीक है, अब हमारे जो ब्रह्मांड है या विश्व में कितनी आकाश गंगाएं हैं? 100 अरब से भी अधिक आकाश गंगाएं हैं। पूरे विश्व में कितनी, या पूरे ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं हैं? 100 अरब से ज़्यादा। कितनी आकाश गंगाएं हैं टोटल? 100 अरब से ज़्यादा आकाश गंगाएं हैं। ठीक है, और हमारी पृथ्वी की जो पास की आकाश गंगा है उसका आकार कैसा है? सर्पाकार। कैसे आकार की है? देखिए, एक डायग्राम बनाते हैं। जो हमारी पृथ्वी की पास की आकाश गंगा है उसका आकार कैसा है? सर्पाकार। 100 अरब से ज़्यादा आकाश गंगाएं होती हैं, और जो हमारी पृथ्वी की आकाश गंगा है पास की, उसका आकार कैसा है? सर्पाकार। सर्पाकार कैसा है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, आप एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, एक इस तरीके से आपका ये बन जाती है सर्पाकार, जिसमें आपकी ये तीनों ही जो आप देख रहे हैं अलग अलग पार्ट हैं, ये 1, 2 और 3, ये तीनों ही भुजाएं इसकी घूर्णनशील होती हैं। घूर्णनशील मतलब तीनों ही भुजा रोटेट करती हैं, घूमती हैं। ठीक है, तो ये कैसी आकृति है? सर्पाकार। इसके उसमें क्या है आपके? ये तारे हैं। ये सब क्या है? तारे हैं। ये सब क्या है आपके? ये सब तारे हैं। अब देखिए, यहाँ पे भी आपका क्या है? तारे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपका ज़्यादा पास इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ आपको लगेगा ज़्यादा तारे हैं। ठीक है, इसकी 3 भुजाएं होती हैं, तीनों घूर्णनशील होती हैं। इसमें जो सेंटर वाला जो इसका पार्ट है इसको बोलते हैं बल्ज। क्या बोलते हैं? बल्ज। हमारे पृथ्वी के आकाशगंगा का आकार कैसा है? सर्पाकार है। आकाशगंगाएं क्या होती हैं? असंख्य तारों का समूह। ये सब तारे हैं। इसका जो सेंटर वाला भाग होता है, केंद्रीय भाग होता है, उसको बल्ज कहा जाता है। और यहाँ पर तारों का सबसे अधिक फोकस होता है। सबसे ज़्यादा फोकस या तारों का, या सबसे ज़्यादा केंद्र जो तारों का है वो क्या है? बल्ज। यहाँ सबसे अधिक मात्रा में तारे पाए जाते हैं। ठीक है, आकाशगंगा हमारी पृथ्वी की जो है वो किस आकार की है? सर्पाकार आकार की। और कितनी आकाश गंगाएं हैं हमारे पूरे ब्रह्मांड में? लगभग 100 अरब से भी ज़्यादा आकाश गंगाएं हैं। ठीक है, कुछ और महत्वपूर्ण बात, डायग्राम आपको लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद रहेगा आकाशगंगा के बारे में। देखिए, ये जो तारे होते हैं इसके अंदर, आकाशगंगा के अंदर, ये धूल मिट्टी और कणों से और गैसों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, धूल मिट्टी और कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसकी वजह से इसका रंग हो जाता है दूधिया, और इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? मिल्की वे। ठीक है, इसका रंग कैसा हो जाता है? धूल मिट्टी कणों से मिलकर बनी है, गैसेज हैं, इसके कारण इसका रंग हो जाता है दूधिया। इस दूधिया रंग की वजह से ही इसको क्या कहा जाता है? मिल्की वे, दुग्ध मेखला, मिल्की वे। समझ में आया? मिल्की वे क्यों कहते हैं? गैलेक्सी और मिल्की वे क्या है? हमारे जो तारे हैं, ये जितनी भी गैलेक्सी हैं जो बनी हुई हैं, तारे जो इनमें बने हुए हैं, वो धूल मिट्टी कण से, गैसों से मिलकर बने हुए हैं, जिसके कारण इनका रंग दूधिया हो जाता है, और इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? मिल्की वे। अगला आप पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे,
ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला ये क्या है? ये भी आपकी एक आकाशगंगा का ही पार्ट है। इसमें क्या होता है, ये आकाशगंगा में स्थित शीतल और चमकीले तारों का एक समूह है। देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ, ओरियन नेबुला लिखते हैं। ओरियन नेबुला क्या है? ओरियन नेबुला, ओरियन नेबुला क्या है आपका? ये आकाशगंगा के जो तारे होते हैं, ये भी एक तारे ही है आपका, जो कि सबसे शीतल, शीतल मतलब ठंडा, व चमकीले तारे, शीतल व चमकीले तारों का समूह। जो आकाशगंगा में बहुत असंख्य मात्रा में जो तारे हैं, उनमें से जो शीतल और चमकीले जो सबसे ज़्यादा तारे होंगे वो कौन से होंगे? ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला उस आकाशगंगा में स्थित शीतल और चमकीले तारे हैं। ठीक है, समझ में आई होगी इतनी सी बात, नोट कर लेंगे। लास्ट जो हमें पढ़ना है आज का पॉइंट वो है सुपरनोवा, विस्फोटी तारा या रक्त दानव या अभिनव तारा। बहुत सारी बात इसमें ही हो गई, ये सब एक ही चीज़ है। चाहे तो सुपरनोवा कह दो, चाहे विस्फोटी तारा कह दो, चाहे रक्त दानव कह दो, चाहे अभिनव तारा कह दो। ठीक है, अब होता क्या है ये देखिए, बड़ा है ब्रह्मांड तो एक लेक्चर में ख़त्म नहीं हो सकता, इसमें हमें लगभग 3 पार्ट इसके बनेंगे, लेकिन हमें कोई चीज़ छोड़नी नहीं है अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए हमारा ध्यान होना चाहिए कि हमारे लेक्चर कितने ही बन जाएं, बस चीज़ें हमारी कवर होनी चाहिए। ठीक है, तो सुपरनोवा क्या होता है इसको समझेंगे। सुपरनोवा क्या होता है, देखिए सुपरनोवा क्या होता है, लास्ट हमारा टॉपिक आज के लिए। जो तारे होते हैं, तारे, स्टार्स, सूर्य भी क्या है? एक तारा है। तारों में जो प्रकाश होता है वो किसकी वजह से होता है? तारों का जो प्रकाश होता है, तारों में प्रकाश किसकी वजह से होता है? देखिए सुपरनोवा की हम बात कर रहे हैं, तारों, इसमें सुपरनोवा तारा है ये। तो तारा जो होता है, सूर्य भी क्या है? एक तारा है। और सूर्य के अंदर आप जानते हैं कि ऊर्जा कहाँ से आती है? नाभिकीय संलयन द्वारा आती है। सूर्य में ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? नाभिकीय संलयन द्वारा। ठीक है, जो आपका हाइड्रोजन बम बनता है वो किस अभिक्रिया से बनता है? न्यूक्लियर फ्यूजन, आपका इसी अभिक्रिया से बनता है। ठीक है, न्यूक्लियर जो आपका नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आगे भी, नाभिकीय संलयन द्वारा ही क्या बनता है? आपका हाइड्रोजन बम बनता है। और हमारे सूर्य के अंदर जो ऊर्जा का कारण है वो भी क्या है? नाभिकीय संलयन। अब नाभिकीय संलयन के बारे में आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ी होगी ध्यान से, तो आपने वहाँ पढ़ा होगा, एक रिएक्शन पढ़ी होगी, प्रोटियम प्लस ड्यूटेरियम, जो हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, आइसो। ठीक है, जो हमारा हाइड्रोजन है वो 3 उसमें पाया जाता है। ठीक है, उसमें से सबसे पहला क्या है? समस्थानिक कितने हैं हाइड्रोजन के? 3 हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो पहला 1H1, हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने हैं? 2 हैं, 1H1 और 1H2। और तीसरा भी है 1H3। लेकिन हम यहाँ पे जब नाभिकीय संलयन और ऊर्जा की बात करते हैं सूर्य के अंदर, तो प्रोटियम प्लस ड्यूटेरियम मिलके क्या बनाता है? हीलियम का एक नाभिक बनाता है, या हीलियम का एक परमाणु बनाता है। प्लस में अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, प्लस न्यूट्रॉन भी इनमें रहते हैं। क्या निकलती है? अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। अब जब ये हाइड्रोजन की जो अभिक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन की जो अभिक्रिया होती है, तो इससे जो ऊर्जा निकलती है, ये ऊर्जा क्या है? और कुछ नहीं है, इस तारे के प्रकाश का कारण। यही ऊर्जा इस तारे के प्रकाश का कारण है। तारे के अंदर जो ऊर्जा होता है या तारे के अंदर जो प्रकाश होता है वो कहाँ से आती है? इस नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा आती है, जो आपने पढ़ा होगा, जिसमें प्रोटियम ड्यूटेरियम मिलके हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक मिलके एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? यही आपका ऊर्जा, तारों के अंदर ऊर्जा का और प्रकाश का स्रोत है, और यही हमारे सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। अब अगर हम एक बात ध्यान रखें, ये हमारा तारा है, ये सूरज मान लीजिए या कोई भी तारा मान लीजिए, इसके अंदर आपने देखा हाइड्रोजन से क्या निकलती है? आपका हीलियम जब बन जाता है तो ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा जो है आपकी,
ये सन, अगर मैं इसको सन एक तारा मान लेता हूँ, इसको सन मान के चलता हूँ, तो इसकी ऊर्जा की वजह से इसका प्रकाश है। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि जब ये हाइड्रोजन पूरी तरीके से हीलियम में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। एक समय ऐसा भी तो आएगा कि जब ये हाइड्रोजन की अभिक्रिया जब चलेंगी तो हाइड्रोजन खत्म होकर पूरा नाभिक हीलियम बन जाएगा। तो हाइड्रोजन जिस समय समाप्त हो जाएगी उस समय आपका क्या हो जाएगा, ये लाल पड़ जाएगा। कैसा पड़ जाएगा, ये तारा लाल पड़ जाएगा, लाल। कैसा रंग हो जाएगा इसका, लाल रंग हो जाएगा। लाल रंग कब हो जाएगा, जब आपकी ऊर्जा कम हो जाएगी, मतलब कि तापमान कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और इसमें आप ध्यान रखेंगे, जब इसमें ऊर्जा प्राप्त होती है इस तारे के अंदर, तो जब ये हाइड्रोजन पूरी तरीके से हीलियम में कन्वर्ट हो जाती है, हाइड्रोजन पूरा खत्म हो जाता है, सारी ऊर्जाएं मिल जाती हैं, तो इसमें एक विस्फोट हो जाता है। एक विस्फोट होने के बाद, इस तारे में विस्फोट होने के बाद, जब ये विस्फोट होकर वहाँ से हट जाएगा तो वहाँ एक खाली जगह होगी, एक रिक्त स्थान बन जाएगा, एक खाली स्थान बन जाएगा। समझिए बात को, जब आपकी ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा के बाद जब ये तारा जो है इसमें एक विस्फोट होगा, जब ये फूट जाएगा या फट जाएगा तो ये वहाँ से हट जाएगा, तो वहाँ एक आपका खाली स्थान हो जाएगा। उस खाली स्थान को क्या कहते हैं, ब्लैक होल। क्या बोलते हैं, ब्लैक होल। क्या कहा जाता है बच्चों, ब्लैक होल। इसको आप नोट कर लीजिए, मैं मिटा देता हूँ इक्वेशन को। क्या कहा जाता है, ब्लैक होल। जब तारे के अंदर ऊर्जा अधिक मात्रा में होगी, उसके बाद में क्या होगा, उसके अंदर एक विस्फोट होगा। उस विस्फोट के कारण आपकी एक जगह वहाँ पे खाली बन जाएगी। उस खाली जगह को क्या कहेंगे, ब्लैक होल। ब्लैक होल। ये ब्लैक होल जो है, वैसे तो इस पर वर्क जो है हमारे आइंस्टीन ने शुरू किया था, लेकिन वो कर नहीं पाए, उससे पहले उनकी डेथ हो गई थी। वरना आज बहुत से जो राज हैं, अनसुलझे जो राज हैं ब्रह्मांड के, वो बता के चले जाते हैं। लेकिन आइंस्टीन की मृत्यु के बाद में हमारे यहाँ पे जो है एस चंद्रशेखर द्वारा एस चंद्रशेखर द्वारा 1935 में इसकी व्याख्या की गई, और इसी के लिए इन्हें 1983 में क्या मिला, नोबेल प्राइज़ मिला। अब ये ब्लैक होल क्या है, इतना आप देखिएगा। एस चंद्रशेखर ने इसकी व्याख्या की और 1983 में इसको क्या मिला, इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला। अब ये है कि ये वो चीज़ है जहाँ पे आपका अधिक गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र बन जाता है। जब तारा विस्फोट करता है तो विस्फोटी तारा होगा, वो सुपरनोवा होगा, विस्फोटी तारा हो जाएगा। जैसे तारे में विस्फोट होगा ऊर्जा के कारण, जब अधिक मात्रा में विस्फोट होगा तो वो विस्फोटी तारा सुपरनोवा हो गया, ठीक है, या अभिनव तारा हो गया। सुपरनोवा क्या होता है, विस्फोटी तारा क्या होता है, मैं आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं बात क्या कर रहा हूँ कि जब वो विस्फोट होने के बाद तारा वहाँ रिक्त स्थान बचता है, उसको क्या कहते हैं, ब्लैक होल। और इसको किसने दिया, प्रतिपादित किया या किसने इसकी व्याख्या की, एस चंद्रशेखर ने। इन्होंने बताया कि यह अधिक गुरुत्वाकर्षण वाला वो क्षेत्र है जहाँ पर आने वाली सभी चीज़ें इसके अंदर समा जाती हैं, चाहे वो प्रकाश ही क्यों ना हो। यहाँ पर आने वाली सभी चीज़ें आपकी समा जाएंगी इसके अंदर, चाहे वो प्रकाश ही क्यों ना हो, ठीक है। अब हमने इसमें एक चीज़ और लिखी थी, रक्त दानव। ये क्यों लिखा था, मैंने भी आपको बताया कि देखिए जितने भी तारे होते हैं उनका चमकना किसकी वजह से होता है, चमकना या उनका रंग किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, तापमान पे। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं स्टार डाल रहा हूँ यहाँ पे। देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार पॉइंट में याद रखेंगे कि तारे जो है उनका रंग किस बात पर निर्भर करता है, उनके ताप पर। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, उनके ताप पर। अब देखिए तारे हैं, जब हाई टेम्परेचर होगा तो ये तारा कैसा हो जाएगा, रेड। तारा कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, सॉरी हाई टेम्परेचर पे तारा ऐसा हो जाएगा, नीले रंग का। और जब ये धीरे धीरे आपकी ऊर्जा जो है, जब एक बार ऊर्जा इसमें सारी आ गई, फिर ये ठंडा होने लगेगा तो ये लाल रंग में कन्वर्टेड हो जाएगा। अब जब ये लाल रंग में कन्वर्टेड हो जाता है तो उसी लाल रंग की वजह से इस तारे को क्या कहा जाता है, रक्त दानव। दोबारा समझिएगा, जब ऊर्जा अधिक मात्रा में आती है इन तारों के अंदर तो हाई टेम्परेचर इनके अंदर हो जाता है, और हाई टेम्परेचर होने की वजह से क्या होता है, इनका रंग नीला हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे
टेम्परेचर कम होने लगता है तो ये लाल पड़ने लगते हैं, और लाल पड़ने की वजह से इसको क्या कहा जाता है, क्या नाम दिया जाता है, रक्त दानव। विस्फोटी तारा क्या होता है समझ में आया होगा आप लोगों को, आशा करता हूँ। रक्त दानव क्या होता है ये भी आपको समझ में आया होगा। और एक छोटी सी बात, पल्सर क्या होता है, पल्सर तारे क्या होते हैं, ये भी आप यहीं पे समझ लीजिए, वरना फिर अगली क्लास में आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में आया ना। रक्त दानव क्या होता है, जब टेम्परेचर आपका हाई टेम्परेचर होता है तो नीला रंग होता है, और जब वो ठंडा होने लगता है, जब ऊर्जा उसकी समाप्त हो जाती है विस्फोट से पहले, तो वो ठंडा होने लगता है। ठंडा होने के कारण क्या पड़ जाता है, लाल पड़ जाता है। और उस लाल रंग की क्या, लाल रंग की वजह से उसको क्या संज्ञा दी गई है, क्या नाम दिया गया है, रक्त दानव। समझ में आया होगा। अभी हमने पढ़ा था कि जब तारों के अंदर बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा हो जाती है तो उनमें एक विस्फोट हो जाता है, और विस्फोट होने के बाद वहाँ पे जो स्थान बचता है खाली, उसको क्या कहा जाता है, ब्लैक होल। अगर वो विस्फोट होने के बाद छोटे छोटे तारों में टूट जाता है तो वो छोटे छोटे तारे जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पल्सर तारे। और ये पल्सर तारे और कुछ नहीं है, ये न्यूट्रॉन तारे होते हैं जो बहुत अधिक तेज़ी से घूमते हैं। ठीक है, पल्सर तारे क्या होते हैं, वो तारे जो विस्फोट होने के बाद छोटे छोटे इसमें टूट जाते हैं, जिन्हें आप न्यूट्रॉन तारा भी कहते हैं। ये वो तारे होते हैं जो बहुत अधिक तेज़ी से घूमते हैं। तो बहुत अधिक तेज़ी से घूमने वाले तारे कौन से होते हैं, पल्सर तारे। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप ऐसे भी याद रखें। पल्सर बाइक आती है, बहुत तेज़ चलती है, पहले जब लॉन्च हुई थी तो लड़कों के लिए बहुत अच्छी थी, क्योंकि लड़के जो है वो रेस पसंद करते हैं, और वो तेज़ चलती थी। तो पल्सर तारे कैसे होते हैं, बहुत ही तेज़ी से घूमने वाले तारे। आशा करता हूँ विस्फोट आपको समझ में आया होगा। सुपरनोवा के बारे में, विस्फोटी तारा सुपरनोवा क्या होता है, लाल रक्त दानव क्या होता है, आपका ब्लैक होल थ्योरी क्या है। ठीक है, और सब कुछ आपको समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो वीडियो को पॉज करना, दोबारा देखना। किसी चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, शेयर करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन का बटन दबाइए आप लोग। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए। और आज थोड़ी मेरी तबीयत भी ख़राब थी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा अगर कुछ आप लोगों को लगा हो गले से आवाज़ सही नहीं निकल रही हो। मैंने कोशिश वैसे पूरी की आप लोगों को समझाने की। थैंक यू, बाय।